प्रिय प्रशिक्षुओं, आज के इस ऑनलाइन शिक्षा सत्र में आपका स्वागत है। आज का सत्र डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के लिए है और आज के सत्र का प्रकरण है शिक्षा के प्रकार और इसमें दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से प्रदान की जाती है। इसके लिए शिक्षण के साधनों की महती आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में सन 1986 जब नई शिक्षा नीति बनी तो इतने विशाल देश की इतनी विशाल जनसंख्या को शिक्षित करने की आवश्यकता महसूस हुई। तो इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे नीति नियंताओं ने दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था करने का विचार किया और हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या को औपचारिक रूप से प्रशिक्षित करना मुश्किल था। अतः दूरस्थ शिक्षा की संकल्पना को प्रयोग में लाया गया और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से भी शिक्षा प्रदान की जाने लगी। तो ये जो हमारी दूरस्थ शिक्षा है, ये मुक्त या खुला विद्यालय, खुला विश्वविद्यालय, जिन्हें ओपन स्कूल या ओपन यूनिवर्सिटीज बोलते हैं, के माध्यम से प्रदान की जाती है। ये खुले विश्वविद्यालय, इन ओपन यूनिवर्सिटीज़ में सब कुछ औपचारिक शिक्षा से एकदम अलग है, क्योंकि यहाँ हर दृष्टि से खुलापन है, ओपननेस है, फाउंडेशन नहीं है। तो कुछ बिंदु हैं जिनकी दृष्टि से यहाँ खुलापन महसूस किया जाता है। जैसे पहला है आपका मानव की दृष्टि से खुलापन। यहाँ वे प्रौढ़ लोग जो अपनी युवावस्था में उच्च शिक्षा पाने से वंचित रह गए थे, या वे कार्यरत व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में नवीन विचार प्राप्त करने के लिए पुनः प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, या जो व्यक्ति भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, या वे व्यक्ति जो विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में असफल रहने के कारण अपनी उच्च शिक्षा से वंचित रह गए, या इसी के साथ साथ वो महिलाएं जो शादी होने के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गई हैं। तो इन लोगों के लिए एकदम खुलापन। दूसरा, स्थान की दृष्टि से खुलापन, क्योंकि जो खुले विश्वविद्यालय हैं उन्हें स्थान की दृष्टि से वो मुक्त हैं। इन विश्वविद्यालयों में किसी स्थान या किसी विश्वविद्यालय के प्रांगण की बंदिश नहीं होती। ये सारे देश के लिए बिल्कुल ही खुले हुए हैं। शिक्षा विधियों का खुलापन, आप देख रहे हैं कि जो खुले विश्वविद्यालय हैं वो शिक्षण के तरीकों में एकदम खुले हुए हैं और ये इसकी वकालत भी करते हैं कि और ये मल्टीमीडिया के माध्यम से बहुमाध्यम उपागम मल्टीमीडिया के माध्यम से अपने शिक्षण को चालू किए हुए हैं। अगला बिंदु आपका विचारों की दृष्टि से, तो ये विद्यालय नए विचारों का स्वागत करते हैं और नए नए प्रयोग करते रहते हैं। अगला है आर्थिक दृष्टि से खुलापन। आप देख रहे हैं कि वर्तमान में शिक्षा के लिए कितना धन व्यय करना पड़ता है, और वो भी अगर प्राइवेट विद्यालय देखे जाए तो हर किसी का काम नहीं है कि प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चों से शिक्षा प्राप्त करवा पाए। तो आर्थिक दृष्टि से भी ये जो ओपन यूनिवर्सिटी या ओपन स्कूल्स हैं ये सस्ते हैं, जिनसे कि आसानी से शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। अब हम आगे देखेंगे कि ये जो मुक्त विद्यालय या मुक्त विश्वविद्यालय हैं, इनके जो कार्य हैं
वो प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो जो मैंने नोट किए हैं, ये पहले कार्य है शैक्षिक क्रियाएं। शैक्षिक क्रियाओं में ये भूगोल है, सांस्कृतिक इतिहास है, वैज्ञानिक विकास है, ऐसे तमाम विशिष्ट कोर्सों का आयोजन करते हैं और इन्हें जो कि परंपरागत विद्यालयों में नहीं पढ़ाए जाते। दूसरा है कौशल संबंधी क्रियाएं। वे सारी क्रियाएं व कोर्स ये चलाते हैं जो कुशलता बढ़ाए जाने और व्यक्तियों के लिए नाना प्रकार के व्यवसाय के लिए तैयार करते हैं। अगला है आपका सांस्कृतिक और सामाजिक रूपांतरण संबंधी क्रियाएं। तो इसके अंतर्गत राष्ट्र की वो सारी ज़रूरतें जो सुयोग्य नागरिकों को विकसित करने के लिए ज़रूरी है, इन दूरस्थ शिक्षा केंद्रों के माध्यम से ऐसे कोर्स और कार्य स्थितियों को संगठित कर प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे कि सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में संतुलन लाया जा सके। अगला है जीवन की गुणवत्ता में उन्नति के लिए क्रियाएं। इसमें मानव स्वास्थ्य, स्वास्थ्य रक्षा, धर्म, परिवार, सामाजिक संबंध, समाज सेवा, मानवाधिकार, संसार की आर्थिक व्यवस्था, राष्ट्रों के बीच सहयोग, युद्ध शांति आदि के नए नए पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं जो कि मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता में उन्नति ला सके और उनके जीवन के स्तर को सुदृढ़ बना सके। इन संस्थानों की जो कार्य प्रणाली है, कार्य करने की जो विधि है, वो इस प्रकार है जैसा आप देख रहे हैं। नंबर 1 पर लिखा हुआ है पठन सामग्री। जिस किसी भी पाठ्यक्रम को या क्रियाविधि को ये ऑनलाइन संचालित करते हैं, उसके लिए ये पठन सामग्री को पहले से तैयार कर लेते हैं और निर्धारित कर लेते हैं। उस पाठ्य सामग्री को जो सीखने वाले होते हैं उनको उपलब्ध करा दी जाती है, चाहे तो वो पत्राचार के माध्यम से या ऑनलाइन। पठन सामग्री तैयार करने के बाद दूसरा है परामर्श केंद्र। फिर ये प्रदेश के विभिन्न भागों में परामर्श केंद्रों को निश्चित कर देते हैं, जिन परामर्श केंद्रों के माध्यम से जो प्रशिक्षणार्थी हैं या लाभार्थी हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उस प्रशिक्षण केंद्र से जुड़ जाते हैं। प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र को चलाने के लिए अनुदेशकों की व्यवस्था होती है। एक केंद्र पर 1 या 2 अनुदेशक संख्या के अनुसार रखे जाते हैं। ये अनुदेशक जो ऑनलाइन पाठ्य सामग्री या पठन सामग्री उपलब्ध कराई गई है उसके आधार पर असाइनमेंट परीक्षण कराते हैं। असाइनमेंट परीक्षण करा करके उनका मूल्यांकन अनुदेशकों के द्वारा किया जाता है। ऑनलाइन भी असाइनमेंट लिए जाते हैं जिनका परीक्षण ऑनलाइन किया जाता है। फिर श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग करके इन असाइनमेंट्स के माध्यम से, श्रव्य दृश्य के माध्यम से लोगों तक इन चीज़ों को पहुंचाया जाता है। ये श्रव्य दृश्य में आपका पत्राचार, असाइनमेंट, CD ये डायरेक्ट हार्ड रूप में प्रदान किए जाते हैं। जो भी पत्र पत्रिकाएं हैं वो असाइनमेंट आपके ऑनलाइन भी होते हैं और हार्ड कॉपी के रूप में भी होते हैं, जो कि परामर्श केंद्रों या अन्य स्थानों पर
उपलब्ध होते हैं, बुक सेलर वगैरह उनके पास, वहाँ से लेकर के उनको तैयार किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ एक सीडी भी तैयार होती है जो कि उपलब्ध करा दी जाती है। इसके बाद रेडियो पर इन जो पठन सामग्री है उसके जो वीडियो हैं वो प्रसारित किए जाते हैं और रेडियो पर उनको बताया जाता है। इसके अतिरिक्त आपका दूरदर्शन है, यूट्यूब चैनल्स हैं, इन पर भी इन वीडियोज़ को प्रदर्शित किया जाता है और यूट्यूब पर जब आप चाहें तब उनको अपना रिवाज करके देख सकते हैं। इन मुक्त विद्यालयों या मुक्त विश्वविद्यालयों में वैसे तो अपने देश में तमाम विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो वर्तमान में विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं उनका हम यहाँ थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो इस कड़ी में पहला है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय या इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसको इग्नू के नाम से भी जाना जाता है। तो इस इग्नू की जो स्थापना है वो सितंबर 1985 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा की गई थी और इसका जो चांसलर होता है वो पदेन भारत का राष्ट्रपति होता है। इसकी शाखाएं प्रत्येक प्रदेश में हैं। पूरे भारतवर्ष में ये विभिन्न शैक्षिक और कौशल संबंधी सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चला रहा है। और इग्नू की जो शाखाएं हैं वो केवल भारतवर्ष में ही नहीं है, ये विदेशों में भी स्थापित है जहाँ से कि उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। शैक्षणिक कार्यक्रम के साथ साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी यहाँ से चलाए जाते हैं, जैसे आपका DLED है या BEd है, ये भी इग्नू से चलाया जाता है। तो इग्नू उच्च शिक्षा प्रदान करता है। तो ऐसी स्थिति में जो हाई स्कूल या इंटर लेवल की परीक्षाएं हैं, इस लेवल पर आकर के बहुत बड़ी ऐसी संख्या है जो औपचारिक शिक्षा नहीं ले पाती। तो उन लोगों के लिए दूसरी योजना राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, इनको NIOS के नाम से जाना जाता है, इनकी स्थापना की गई और इनका जो कार्य है वो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद CBSE देखता है और इसकी स्थापना सन 1990 ईस्वी में की गई। ये NIOS कक्षा 10 और 12 के उन छात्रों के लिए विशेष लाभदायक है जो किसी कारण या तो शिक्षा ले नहीं पाते हैं औपचारिक रूप से या किसी कारण फेल हो जाते हैं और घर बैठ जाते हैं। तो ऐसे फेल छात्र हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा NIOS के माध्यम से आसानी से उत्तीर्ण कर सकते हैं। और ब्रिज कोर्स भी हैं जो NIOS के माध्यम से चलाए जाते हैं। इन ब्रिज कोर्स के माध्यम से भी जो स्नातक है उसके लिए तैयार हुआ जाता है आगे की उच्च शिक्षा लेने के लिए। जैसे कि अभी आपने देखा होगा आपके डाइट पर भी एक NIOS का कार्यक्रम चला था भारत सरकार के द्वारा। जो सेवारत शिक्षक हैं जो कहीं न कहीं विद्यालयों में परिषदीय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं और अनट्रेंड है, अप्रशिक्षित है, ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए NIOS ने एक कोर्स चलाया था जो BEd वालों के लिए 6 महीने का था और जो स्नातक हैं, केवल स्नातक या इंटरमीडिएट हैं और कई सालों से पढ़ा रहे हैं लेकिन प्रशिक्षित नहीं है, ऐसे शिक्षकों के लिए 2 साल का NIOS DLED प्रशिक्षण संचालित किया गया है जो कि पूर्ण हो चुका है।
और वो शिक्षक ये प्रशिक्षण लेने के बाद जिन शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत हैं उन्हें जो शिक्षण संस्था हैं उनमें स्थायी शिक्षक के रूप में कार्य कर सकें। इसी में ये जो NIOS है और IGNOU है ये राष्ट्रीय स्तर पर हैं। और तीसरा है आपका राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय लखनऊ। ये लखनऊ गलत लिख गया है, ये इलाहाबाद है इसका मुख्यालय। तो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ये इलाहाबाद में इसका मुख्यालय है और ये उच्च शिक्षा स्नातक तक की शिक्षा प्रदान करता है और इसका जो कार्य क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश है और इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में की गई है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है जो दूरस्थ के नाम से जानी जाती है, ये भी शिक्षा प्रदान करने में हमारे देश के नागरिकों को शिक्षित करने में एक अहम भूमिका निभाती है। तो आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।